गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, रिवीजन लेक्चर है, थोड़ा तेजी से चलेंगे। रिवीजन कहाँ से हो रहा है? रिवीजन हो रहा है बेटा आपके सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट? इनकम टैक्स। चलिए, चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या क्या दे रखा है कि हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले इनकम टैक्स एक्ट रूल्स, कुछ कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाता है, डिफरेंट हेड्स में कैसे इनकम टैक्सेबल होती है, डॉट। ठीक है, और कुछ डेफिनेशंस प्लस बेसिस ऑफ चार्ज कि किस बेस पर चार्ज होता है और रेट ऑफ टैक्स क्या होता है। ठीक है, आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? टैक्स को बेटा डिफाइन कहाँ करा गया है? डिफाइन करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 366 कहता है कि जो भी टैक्स इम्पोज किया गया है उसे हम टैक्स मानेंगे। ठीक है, और वो टैक्स कौन सा होना चाहिए, चाहे स्पेशल हो, जनरल हो या फिर लोकल हो। ठीक है, अब दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स में बेसिकली इनकम टैक्स आता है। अब पहले वेल्थ टैक्स आया करता था, वेल्थ टैक्स वो है नहीं, तो इनकम टैक्स को आप एज एग्जांपल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारा इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जब आपकी ही पॉकेट पर बर्डन पड़ रहा है और जो सरकार को डिपॉजिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आप ही की है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि आप ही तो पे कर रहे हैं। पे करने वाले कौन है? आप हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के केस में हम ये डायरेक्ट टैक्स कंसिडर कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स के केस में बेटा आप ही पे कर रहे हैं और सरकार को डिपॉजिट भी आप ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वाली लाइन को पढ़ेंगे हम, ये वाली लाइन। द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स, यानी अपनी ही पॉकेट से देता है। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बेटा ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जैसे जीएसटी, कस्टम्स, यहाँ पर आप किसी और से लेकर सरकार को डिपॉजिट कराते हो, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। अब टाइप ऑफ टैक्सेस हो गए। टैक्सेस लगाए क्यों जाते हैं? ज्यादातर आपको बताया जाएगा रेवेन्यू के केस में। ठीक है, कि सरकार का रेवेन्यू क्या है? सरकार का रेवेन्यू है बेटा क्या? टैक्स। ठीक है, इसीलिए टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कई बार हम इसे टूल्स की तरह यूज करते हैं। टूल्स कैसे? टूल्स जैसे किसी एरिया में मान लीजिए सरकार कह रही है कि आप जाइए और अपना सेटअप लगाइए। आप कहते हो साहब मेरी तो कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, और मेरे को क्या फायदा है वहां जाने का? तो मान लीजिए कि एक तो आपका बैकवर्ड एरिया क्या है? बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया में आपने क्या करा? एक यूनिट लगाई। ठीक है, बैकवर्ड एरिया में एक यूनिट लगाई, और इस यूनिट को लगाने का फायदा क्या है? सरकार कह रही है कि 10 साल तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। 10 साल तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं चलो यहाँ पे लगाते हैं, 10 साल का टैक्स का बेनिफिट है। तो टैक्स ना लगाने की वजह से यूनिट कहाँ चली गई? बैकवर्ड एरिया में। अब ये एरिया भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसे हम ऐसे कंसिडर करते हैं एज ए टूल। ठीक है, पावर टू लेवी टैक्सेस, किसके पास पावर है टैक्स लगाने की? पावर है सरकार के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। हमने अभी पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेवल के टैक्सेस होते हैं या सेंट्रल लेवल के या लोकल लेवल के। ठीक है, कुछ लोकल बॉडीज भी टैक्स लगाती हैं। ठीक है, जैसे म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे कि बेटा वो आपकी म्यूनिसिपल अथॉरिटी लगाती है। तो पावर टू लेवी टैक्स, किसके पास है पावर टैक्स लगाने की? टैक्स लगाने की पावर बेटा है सरकार के पास। मगर सरकार को भी पावर कहां से मिलती है? सरकार को भी पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आपका मन करा आपने टैक्स लगा दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, आपको प्रॉपर एक लॉ बनाना पड़ता है, लॉ के साथ रूल्स नोटिफाई करने पड़ते हैं, तब जाकर सरकार टैक्स ले पाती है। ठीक है, अब 7 शेड्यूल और द आर्टिकल 246। देखिए ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट बताती क्या क्या है? देखो बेटा, यूनियन लिस्ट बताती है कि कौन से काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। करंटली मोदी जी की गवर्नमेंट कौन कौन से काम कर सकती है, ये यूनियन लिस्ट बताती है। ठीक है, अब आप किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी के हैं, एमपी के हैं, ठीक है, आप राजस्थान के हैं, कहीं के भी हैं, तो आपकी जो सरकार स्टेट लेवल पर टैक्स लगाती है, ठीक है, या फिर स्टेट लेवल पर जो अथॉरिटी उसे दी गई है, ठीक है, वो स्टेट लिस्ट में डिफाइन है कि वो क्या क्या काम कर सकती है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट बेटा ऐसा मान लीजिए कि स्टेट कर पाए जहां तक तो स्टेट कर लेगा, और अगर नहीं कर पाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। बेटा इस पे छोटी सी एक प्रेजेंटेशन में आपको दिखा देता हूँ। चलिए,
ये देखिए कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ को अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा बेटा? द इनकम टैक्स एक्ट, पहली बात तो एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। और ये कब का है बेटा? ये है 1961 का। कब का है? 1961 का। आगे चलते हैं, फिर आपको पढ़ना होता है इनकम टैक्स रूल्स। मैंने अभी आपको बोला कि पहले लॉ बनाना पड़ेगा, लॉ बन गया, इनकम टैक्स एक्ट बन गया, राइट। लॉ के बाद रूल्स नोटिफाई करने पड़ेंगे। रूल्स करते क्या है? रूल्स बेसिकली बताते हैं कि कोई भी काम कैसे किया जाएगा, ठीक है। अगर एक्ट ये कहता है व्हाट, क्या कहता है? व्हाट, क्या होना है, तो रूल्स बताते हैं हाउ। क्लियर? ठीक है। इसके बाद अभी से बजट को लेटर पार्ट में डिस्कस करते हैं, यहाँ देखते हैं। अब बेटा कई बार क्या होता है, एक्ट में कोई बात ऐसी लिख दी जाती है जिसके कुछ एब्सर्ड मीनिंग या एक से ज्यादा मीनिंग निकल आते हैं। अब दिक्कत क्या आएगी? डिपार्टमेंट क्या चाहता है? टैक्स बढ़े, टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है। और असेसी क्या चाहता है? मतलब जो पर्सन पे टैक्स लगने वाला है वो क्या चाहेगा? उस पर कम से कम टैक्स लगे। अब दोनों के ओपिनियन आ रहे हैं। एक ओपिनियन डिपार्टमेंट का है, दूसरा ओपिनियन किसका है? असेसी का है, ठीक है। अब दोनों ही सही लग रहे हैं, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए एक जो अथॉरिटी है जो गवर्न करती है डायरेक्ट टैक्सेस को, नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वो सर्कुलर इशू करती है डिपार्टमेंट के लिए। बेटा ये सर्कुलर जो एप्लीकेबल होते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ऑल दो अगर एसएससी को इससे कोई फायदा होने वाला है तो वो इसका बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। तो सर्कुलर क्लैरिफाई करता है कि भाई डिपार्टमेंट इस पे क्या ओपिनियन रखता है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट इसीलिए यहाँ पर देखे रहे होंगे आप कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ, तो डिपार्टमेंट के केस में सर्कुलर इश्यू होता है, ठीक है। अब बात क्या आती है, मान लीजिए कि दोनों एग्री नहीं कर रहे, इसी को कंटिन्यू करते हैं, दोनों एग्री नहीं कर रहे। डिपार्टमेंट सही कह रहा है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। अगेन असेसी गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अब ये डाउट आ रहा है, इस डाउट को क्लियर कैसे करा जाए? देखो जो हायरार्की है मैं उससे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक, तो इसलिए सीधी सीधी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए केस चला गया, कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, ठीक है। लास्ट रिजॉर्ट कह सकते हो आप, क्योंकि इसके बाद सिर्फ रिव्यू रहता है और रिव्यू भी सेम बेंच करती है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो लास्ट रिजॉर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। तो लास्ट रिजॉर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इफेक्ट क्या डालता है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बेटा ये इफेक्ट डालता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहता है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है लॉ बनाने का, लॉ बनाने का काम है पार्लियामेंट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या काम क्या है? इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन देना, कि अब यहां से बात आगे बढ़ गई है, बात कोर्ट तक पहुंच गई है, तो अब कौन बताएगा? यहाँ तो सीबीडीटी ने बता दिया, यहाँ सुप्रीम कोर्ट बताता है। अब सिंस यहाँ सुप्रीम कोर्ट बताता है, सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी, ठीक है, डिसीजन माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो डिपार्टमेंट के फेवर में ही दे, वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में भी डिसीजन दे सकता है, ठीक है। अगर उसे एसएससी सही लगता है तो एसएससी के फेवर में देगा, डिपार्टमेंट सही लगता है तो डिपार्टमेंट के फेवर में देगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है बेटा हमारा क्या? इनकम टैक्स लॉ। अब एक ये बात रह गई यूनियन बजट की। अब यूनियन बजट क्या होता है? यूनियन बजट की बेटा जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? यूनियन, पहले तो समझो यूनियन क्या है। ये कोई यूनियन नहीं है, ये बेसिकली इंडिया को यूनियन कह के डिफाइन किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यूनियन बजट यानी इंडिया का बजट किस ईयर का? 24-25। हमें फाइनेंशियल ईयर पता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, ठीक है। लेकिन बेटा हमारा बजट कब आता है? 1 फैब को, हमेशा आता है 1 फैब को, ठीक है। अब 1 फैब को आने का रीजन, अब मतलब अभी आने शुरू हुआ है, पहले अलग डेट पे आता था, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप 1 फैब याद रखो। 1 फैब को आया। अब यूनियन बजट आपका आया 1 फैब को। ये बताता क्या है? ये बेसिकली बजट में होता क्या है? दो ही चीजें, अगर मैं कहूं तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। किसका? सरकार का। सरकार कहां से कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है और उसके लिए रेवेन्यू कहां से लाएगी, यही बताया जाता है बजट में। अब रेवेन्यू, अभी हमने पढ़ा कि रेवेन्यू का मतलब क्या है। रेवेन्यू का मतलब है बेटा कि रेवेन्यू कहां से है? सरकार का मेन रेवेन्यू क्या है? टैक्स। तो इसलिए यहां पर टैक्स कैसे रिकवर होगा, टैक्स कितना बढ़ेगा घटेगा, वो सारी बातें कहां दी जाती हैं? यूनियन बजट, ठीक है। तो इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो, तो बेटा हमने देख लिया कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है।
ओवरव्यू मिल गया आपको। अब यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है नोटिफिकेशन, ठीक है। अब सिंस ये सर्कुलर के साथ ही था इसलिए वहां पे मैंने कवर नहीं करा। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन बेटा कई बार क्या होता है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या होगा? अब सिंस पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटे मोटे काम के लिए फिर से पार्लियामेंट को सेशन में बैठाया जाए, क्योंकि खर्चा होता है बेटा, ठीक है। तो सरकार फॉर द टाइम बिंग एक नोटिफिकेशन इशू कर देती है, जैसे हिंदी में कहा जाता है विधेयक, राइट। तो नोटिफिकेशन इशू कर देती है जिसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने की, ठीक है। अब 6 महीने तक कभी ना कभी तो सेशन में बैठी जाएगी, तब डिस्कस कर लेंगे। तो 6 महीने तक वो काम चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, अब इनकम टैक्स एक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर कि 298 सेक्शंस हैं, ठीक है, और हमारे 14 शेड्यूल्स हैं, और इसके रूल एनफोर्स कब हुए थे? 1962 में, ठीक है। सब सेक्शन, सेक्शन क्लॉजेस अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, चलो ठीक है, मैं नहीं छोड़ रहा, आ जाओ। देखो इधर सेक्शन, बेटा अगर आप टैक्स की बात करो या लॉ की बात, बेसिकली हम यहाँ बात करते हैं, चलो लॉ की। लॉ, जब लॉ की बात होती है बेटा, तो लॉ क्या कहता है, लॉ को डिफाइन कैसे करा जाता है, लॉ को लिखा कैसे जाता है। लॉ को लिखने का तरीका है, पहले तो चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स में क्या बताया गया होता है? टाइटल्स होते हैं इसके, कि भाई कौन सी चीज कौन से चैप्टर में डिफाइन की गई है, ठीक है। और इस चैप्टर के बाद, इस चैप्टर के अंदर मतलब अलग अलग सेक्शंस होते हैं। अब आप इसे ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि जैसे आपको याद होगा आपके स्कूल में क्या होता था, 3 स्ट्रीम्स होती थी, कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज, ठीक है। कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज 3 चैप्टर्स हो गए, राइट। अब उसके नीचे सेक्शंस हो गए, राइट, ठीक है। यानी 1 A B C, ठीक है, ऐसे करके सेक्शंस बनाते थे स्कूल्स में, ABC, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ऐसा वहां रहता था। यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज्यादा है बेटा, इसलिए सेक्शन नंबर्स में होते हैं, ठीक है, नंबर्स में होते हैं, ठीक। अब इस सेक्शन के अंदर कुछ और बात कहनी है, इस सेक्शन के अंदर कुछ और बात जोड़नी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपके स्कूल के पर्सपेक्टिव में समझा देता हूं कि अब इसमें ग्रुप है कि भाई ये बॉयज का ग्रुप है, ये गर्ल्स का ग्रुप है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये क्या है? ये सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस है, तो बेटा इसी को हम बोलते हैं सब सेक्शंस। क्या बोलते हैं? सब सेक्शंस। क्लियर? इस तरीके से फ्रेमिंग होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और दे रखा है, क्या प्रोवाइजोस क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशंस क्या होते हैं। कई बार बेटा ऐसा होता है कि सेक्शन कह तो देता है, लेकिन अब आप एक बात बताइए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक चीज को पढ़ रही है, इतने सारे दिमाग उस चीज को पढ़ रहे हैं, क्या जरूरी है कि वो सारे दिमाग उस पर्टिकुलर पार्ट को सेम तरीके से ही समझे? ऐसा हो सकता है ना कि वो कुछ गलत तरीके से समझ लें, कि वो कहने का मतलब तो नहीं था लॉ का, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऐसी आ रही है कि ये माना भी जा सकता है। तो उस केस में फिर सरकार को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि भैया हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे, हम ये बात कहना चाह रहे हैं, तो इसे इसी तरीके से समझो। प्रोवाइजोस क्या होते हैं? प्रोवाइजो की बात करें बेटा, तो प्रोवाइजो को हम आपको कह सकते हैं, एक मिनट, प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस, ठीक है। हम अक्सर अभी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, लॉ पढ़ते जाएंगे, तो हमारी वोकैब बदली, आपकी भी बदलेगी, ठीक है। तो आप क्या बोलने लगोगे कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी हम बोलने लगते हैं बेटा कि ऐसा होगा प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। कि समटाइम्स हम बोलते हैं कि देखो हम, मैं आ जाऊंगा, जैसे दोस्त ने बुलाया, दोस्त ने बुलाया, ठीक है, दोस्त ने बुला लिया, वो कह रहा है पक्का आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, आप उससे कह रहे हो मैं आ तो जाऊंगा प्रोवाइड दैट घर वाले ना रोक लें, एक्सेप्शन। ऐसे ही बेटा सेक्शंस के साथ होता है कि नॉर्मली आपको बताया, आप ओके हो सेक्शन के साथ, ठीक, कि ये सेक्शन लगेगा, ओके, बड़ा मजेदार बात है। फिर एक्सेप्शन, कुछ केसेस में नहीं भी लगता है, ठीक है। तो सरकार क्या कहती है, ये सेक्शन लगेगा अगर अगर ये सिचुएशन हुई तो नहीं लगेगा, यानी प्रोवाइडेड दैट ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। चलिए, आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन काफी है इस चीज पे, आगे चलते हैं। फाइनेंस एक्ट मैंने आपको बेटा बता दिया है,
ठीक है। अब आपको ये पढ़ने के लिए से एक रीडिंग निकाल लेना कि पार्ट 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, ठीक है। पढ़ना चाहो पढ़ लेना। इनकम टैक्स रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन आपको बता दी है, लीगल डिसीजन ऑफ द कोर्ट बता दिया है। अब आते हैं बात चार्ज ऑफ इनकम टैक्स पर, ठीक है। अब बेटा एक चीज याद रखना, पहले तो हम कुछ डेफिनेशंस कवर करते हैं ताकि हम एक कॉमन पार्ट पर डिस्कस कर पाए। असेसी, असेसी क्या कहता है, असेसी किस में डिफाइन है। अब असेसी है क्या भाई, देखो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला नाम आपको जो मिलेगा वो मिलेगा असेसी, ठीक है। असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस, ये तीन ऐसे टर्म्स हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। असेसी, असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act। क्या मतलब कि असेसी का मतलब वो जो जिसको यहां पर टैक्स देना है, पेबल अंडर दिस एक्ट। कोई भी टैक्स, एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल, टैक्स हो, पेनल्टी हो, एनी अदर सम का मतलब बेटा मैं यहां पर हूं, जरा इसको रीड करना। एनी अदर सम, एनी अदर सम का मतलब क्या है, एनी अदर सम का मतलब बेटा इंटरेस्ट, पेनल्टी, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ भी हो सकता है, और भी कोई फीस वगैरह होती है, तो वो सब भी यहां पर आ जाती है। तो एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट में देनी है, तो वो बन जाएगा हमारे लिए असेसी। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken from the assessment of his income or assessment of fringe benefits or of the income of any other person in respect of the assessable or of the loss obtained by him or by such other person or the amount of refund due to him or such other person। अब आप कहोगे सर ये आपने इतनी तेजी से क्या बोल दिया। बेटा देखो ये डेफिनेशन आपके लॉ की है, यानी इनकम टैक्स लॉ की है, ठीक है। हमेशा याद रखना सारी की सारी डेफिनेशन किस सेक्शन में डिफाइन होती है, सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 1 बताता है कि ये एक्ट किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। सब सेक्शन क्या है, 7। चलो यहां पर बोला गया कोई भी पर्सन जो किसी जिसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है अंडर दिस एक्ट, राइट, या फिर उसको कोई बेनिफिट मिले हैं जिसकी असेसमेंट होनी है। अब असेसमेंट क्या होती है, असेसमेंट भी बता देता हूं, चलो आप अभी के लिए कंप्यूटेशन मान लो, ठीक है। विच इज असेसेबल, यानी जिसकी असेसमेंट होनी है, और ऑफ द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम। लॉस सस्टेन्ड बाय हिम का मतलब क्या होता है, तो बेटा हम कहाँ थे, हम देख रहे थे कि एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दैट। देखो किसी को लॉस क्लेम कर दे या फिर रिफंड, रिफंड क्या होता है बेटा, रिफंड के केस में बेटा ऐसा होता है कि देखो जैसे यहाँ पे एक स्लाइड में लिख रखी है मैंने कि आपका टैक्स कितना बन रहा है, 1 लाख रुपीज का। कितने का टैक्स बन रहा है, 1 लाख का, ठीक है। मगर आपने डिपॉजिट कितना करा दिया, 120, तो वो 20,000 आप सरकार से रिफंड ले लेते हो। अब ये एक्सेस पेमेंट क्यों आ जाती है, कई बार बेटा टीडीएस की वजह से। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस बेटा हम डिस्कस कर लेंगे लेटर पार्ट में, ठीक है। अब क्या चैप्टर है उनसे डिस्कस करना ही है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम, देखो एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ एक्ट, किसी भी प्रोविजन में, इस सेक्शन इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन में अगर आपका असेसी माना गया तो आप असेसी हैं। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। अब असेसी इन डिफॉल्ट बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है असेसी इन डिफॉल्ट का, ठीक है। आपके चांसेस कम है इसके आने के, लेकिन आपको बता दूं असेसी इन डिफॉल्ट, जब कोई असेसी गलती कर देता है तो उसे असेसी इन डिफॉल्ट बना दिया जाता है, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 असेसमेंट, असेसमेंट इंक्लूड रीअसेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बाकी इसके लिए मैंने आपको मीनिंग दे रखा है। आफ्टर नेसेसिटी हैज फाइल्ड हिज डिटेल्स, आपने अपनी डिटेल फाइल कर दी, ठीक है। अब वो प्रोसेसिंग में चली गई, प्रोसेसिंग मतलब बैंगलोर में प्रोसेस होता है, ठीक है, सीपीसी बैंगलोर में ये प्रोसेस होता है। इट गोज इनटू प्रोसेसिंग, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनालाइजेस ऑल द डिटेल्स दैट द टैक्स पेयर सबमिट। अब आपकी डिटेल को एनालाइज करेगा कौन, डिपार्टमेंट, ठीक है। दिस इज इनकम टैक्स असेसमेंट, इसे ही हम इनकम टैक्स असेसमेंट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड द एग्जामिनेशन ऑफ द डिटेल्स सबमिटेड बाय द टैक्स पेयर, जो डिटेल्स टैक्स पेयर ने सबमिट करी है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, असेसमेंट। जब डिटेल्स सबमिट करी है टैक्स पेयर ने, उनकी जब एनालिसिस होती है उसी को हम बोलते हैं असेसमेंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब टोटल इनकम एंड टैक्स पेयर, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी हम इनकम टैक्स निकाल रहे होते हैं तो हमें क्या क्या सबसे पहले जानना है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, कुछ चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूट की मैं गलती नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन पर जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हो ना तो होता क्या है
कि कुछ चीज़ें एग्जैक्टली ऐसे नहीं चलती, थोड़ी ऊपर नीचे शफल हो जाती है, ठीक है। तो पर्सन, सबसे पहले आप क्या देखते हो बेटा, जब आप टैक्स कंप्यूट करना है, मान लीजिए आपके पास कोई पार्टी आई, ठीक है, कोई पर्सन आया आपके पास, वो आपसे बोलता है कि साहब मेरा ना टैक्स कंप्यूट कर दो, ठीक है, और मुझे बता दो कितना टैक्स लगेगा। अब आप कहोगे अच्छा भाई निकाल देंगे टैक्स, लेकिन टैक्स निकालने से पहले मुझे ये तो बताओ कि आप किस कैपेसिटी में काम करते हो। आपको सैलरी मिल रही है, अब सैलरी किसी फर्म को मिल सकती है क्या? नहीं, कोई ना कोई इंडिविजुअल होगा, राइट। अब या फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होने वाली है, तो भी इंडिविजुअल होगा, HUF होगा, फर्म भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इवन दो कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, अगर आपका ही बिजनेस नहीं है तो, ठीक। अब इस तरीके का, तो पहले आपने क्या देखा कि भाई आप पर्सन कौन हो, उसके बेस पर आपने देखा कि उस पर रेट कौन सा लगेगा, स्लैब रेट लगेगा, फ्लैट रेट लगेगा, या कोई स्पेशल रेट लगेगा, ठीक है। अब ये सब क्या होते हैं, स्लैब रेट, स्पेशल रेट, फ्लैट रेट, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आप उससे पूछते हो आपकी इनकम कितनी है भाई, ठीक है, वो कहता है साहब मेरी इनकम तो मान लीजिए 5 लाख रुपए है, 5 लाख है। आप कहते हो भाई आप पे टैक्स ही नहीं बनता, ठीक है, तो कह रहा हाँ बड़ी अच्छी बात है, कह रहा तो मैं चलूँ, तो वो कहते हैं भाई साहब रुक जाओ, थम जाओ, ऐसा नहीं होता कि आप चलो, ठीक है, आपको क्या फाइल करनी पड़ेगी, ITR। क्यों? क्योंकि मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट बेटा 2.5 लाख की है, 2.5 लाख की है, तो 2.5 लाख के केस में अगर उससे ऊपर है तो आपको ITR तो फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भले ही आप पे टैक्स ना लगे, बट स्टिल आपको ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपने टोटल इनकम देख ली, और प्रीवियस ईयर, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है प्रीवियस ईयर में। अब पहले पर्सन समझते हैं। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब इसमें होता क्या है, देखो AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आपने पार्टनरशिप पढ़ी है, पार्टनरशिप पढ़ी भी है, अकाउंटिंग भी करी, सब कुछ करा है, ठीक है। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50, 100 कहता है, मगर एक कंपनी लॉ में गवर्नमेंट रजिस्टर करा हुआ है 50 तक, ठीक है, इसलिए 50 हो गया, ठीक है, तो इसे भूल जाओ, चलो 50 हो सकते हैं। अब मान लीजिए 500 पर्सन्स हैं, एक ही जैसा काम करते हैं और साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, तो क्या करें? ये चलो मैं तो कह रहा हूँ 51 भी हैं, तो क्या होगा? जब बेटा ये सब जुड़ते हैं तो इन्हें बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हमारे प्रभु जी लोग हैं, प्रभु जी, चलो प्रभु जी लोग क्या होते हैं हमारे? देखो भाई ऐसा है कि हमारे भगवान जी जो होते हैं ना, वो साक्ष्य रूप में सामने होते हैं। अब साक्ष्य रूप मतलब सामने दिखाई देते हैं ना, भले मूर्ति में दिखाई देते हैं, दिखाई तो देते हैं। तो बेटा जब असेसमेंट होती है तो उन्हें हम माना जाता है आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ठीक है। इनको हम ज़्यादातर दिखाते हैं डाइटीज, पर प्रैक्टिकली अगर आप रिलीजन पे जाओ तो डाइटीज हमारे यहाँ एक्सेप्ट वर्ड है नहीं, डाइटी मतलब देव होते हैं, ठीक है। और हमारे प्रभु जी लोग थोड़े से उनके कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। चल एक्सप्लेनेशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और एन आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एन पर्सन वेदर और नॉट सच पर्सन और बॉडी ऑफ अथॉरिटी जुडिकल पर्सन वाज फाउंड और एस्टैब्लिश्ड इन प्रॉपर्टी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइविंग इनकम, प्रॉफिट और गेन्स। अगर आप ये कहते हो कि साहब मंदिर पर कैसे टैक्स लगा सकते हो, ठीक है, मंदिर तो चैरिटेबल होता है, रिलीजियस होता है, तो भाई साहब तब भी आपको ITR फाइल करनी पड़ती है, ठीक है, ITR आपको तब भी फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। कंपनी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, दोबारा पढ़ लो, चलो। एनी इंडियन कंपनी, जो यहाँ पर कोई इंडियन कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के बाहर बनी है और इंडिया में डिविडेंड देने जैसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या अरेंजमेंट करती है, तो उसे हम इंडियन कंपनी की तरह डील करते हैं, ठीक है। कंपनी को हमने माना है डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर है, इंडिया की है, ठीक है, इंडियन कंपनी ऑलवेज डोमेस्टिक मानी जाएगी, और फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। मगर
अगर वो कुछ ऐसे अरेंजमेंट करती है जिससे डिविडेंड दिया जा सके, ठीक है, तो उस पर डोमेस्टिक कंपनी की तरह ट्रीटमेंट होगा। चलिए ठीक है, इसको भी देखते हैं, आ जाओ। टाइप्स ऑफ कंपनी: डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी, कंपनी विच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। तो उसे भी डोमेस्टिक कंपनी की तरह ट्रीट करेंगे। और कौन कंपनी? जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, कौन कंपनी है? सिंपल। चलो जी आगे चलते हैं। टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम कितनी है बेटा, इसी के बेस पर आप पर टैक्स लगता है। चलिए अब ध्यान देना, यहाँ से आपकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पेपर में आने वाली हैं वो प्रॉपरली शुरू हो जाती हैं। चलिए, रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है,